हेलो दोस्तों, अगर बात करें मिट्टी की तो मिट्टी कैसे बनता है। और हमने मिट्टी को लगभग जहां नजर से देखेंगे वहां पे आप लोगों को मिट्टी ही दिखाई देगा। अगर आप रूम में है तो आपको मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सिवान में यानी कि खुले में है तो आप जहां नजर घुमाएंगे आपको मिट्टी ही देखने को मिलेगी। चाहे आप पहाड़ पे हो या फिर जमीन पे यानी कि खेत में अभी आप हैं। आप जहाँ कभी कहीं भी नजर घुमाएंगे आपको देखने को मिलेगी मिट्टी। लेकिन यार कभी आपने सोचा है कि मिट्टी कैसे बनता होगा यार, यानी कि मिट्टी की परत बनने में कितना समय लगता है, या फिर मिट्टी इतना मिट्टी बनने में कितना दिन लगता है, मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, और किसानों के लिए मिट्टी कितना उपयोगदायक है, और फसलों को मिट्टी कैसे यानी कि बड़ा करता रहता है, और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। हर जगह मिट्टी एक समान क्यों नहीं पाए जाते हैं, कहीं लाल तो कहीं काला तो कहीं पीला तो कहीं साफा उसमें नमी है भी नहीं किया है। मरुस्थल मिट्टी कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं पर्वतीय मिट्टी हो जाता है, कहीं कहीं दो मत कहीं कहीं चिकना। तो ये ऐसे इन कौन कौन से ये कारण हो सकते हैं, तो इन्हीं कारणों को ना इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें मिट्टी की तो मिट्टी ना बनता है ह्यूम किससे किससे बनता है, तो मिट्टी बनता है ह्यूमस से बनता है। किससे बनता है हमारा मिट्टी, तो मिट्टी ह्यूमस से बनता है। अब ये ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस है जो यानी कि पेड़ पौधे कटे छटे पत्थरों के टुकड़ों जो कि बहुत साल इसको गलने में लगते हैं, उसी से हमारा मिट्टी बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मिट्टी ना यानी कि मिट्टी का कटाव दो तरह से होता है। पहले हमारा यानी कि अगर मिट्टी मानवीय क्रियाओं द्वारा या फिर वर्षा के द्वारा टूटा हुआ है तो उसको हम कहेंगे रासायनिक ऋतुक्षरण या फिर जैविक ऋतुक्षरण। और ऋतुक्षरण का मतलब ही होता है कटना या फिर अपने भाग से अलग होना। अगर पौधे में के शाखाएं और पौधे का तना या फिर पत्थर या फिर चट्टान या फिर मौलिक कोई भी हो, अगर वह मानवीय क्रियाओं द्वारा या फिर वर्षा के द्वारा अपने शाखा से अलग हुआ है या फिर टूट करके मिट्टी में गल गया है, तो वह किस विधि के द्वारा हुआ है, तो रासायनिक ऋतुक्षरण के द्वारा हुआ है। लेकिन अगर वही तापमान अगर या फिर टेम्परेचर की वजह से अगर हुआ है तो उस वह का हमारा भौतिक ऋतुक्षरण की वजह से हमारा हुआ है। अगर अगर देखिए, तापमान से होगा तो भौतिक, या फिर मानवीय क्रियाओं और वर्षा से होगा तो रासायनिक ऋतुक्षरण के द्वारा हुआ यानी कि हुआ है। देखिए, तापमान में तय है और भौतिक में तय है, यानी कि भौतिक ऋतुक्षरण उसे कहेंगे या जिससे पेड़ पौधे या फिर पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं वह तापमान की वजह से टूटेंगे तो उसको भौतिक ऋतुक्षरण कहा जाता है। लेकिन अगर वही पत्थर की शाखाएं या फिर पेड़ों की शाखाएं मानवीय क्रियाओं या फिर वर्षा के द्वारा दम टूटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो रासायनिक ऋतुक्षरण बोला जाता है। अगर बात करें मिट्टियों के बनने की तो मिट्टियों ना लाखों हजारों करोड़ों साल के बाद बनते हैं, और यह प्रक्रिया यानी कि टूटने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी कि रोज कुछ न कुछ टूटते रहते हैं और रोज मिट्टी का निर्माण होता रहता है। मिट्टी हमारा नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है हमारा संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि मिट्टी में ना रोज बदलाव यानी कि मिट्टी हमको रोज मिलता रहता है। नवीकरणीय यानी कि मिट्टी में हमको रोज नया नया मिट्टी मिलता रहता है। और मिट्टी एक सीमित संसाधन भी है, क्योंकि मिट्टी का जो क्षेत्रफल होता है वह सीमित होता है। जैसे भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना क्षेत्रफल है। और भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए भारत की जो जमीन है वो सीमित है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है वह असीमित होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसीलिए जमीन के भाव इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हीरे को लोग खरीद रहे हैं, यानी कि हीरे से भी कीमती हो गया है आज के डेट में हमारा कौन क्या, तो जमीन। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे क्षेत्रफल सीमित है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल का दाम कम होगा। संसाधनों में क्या होता है कि अगर संसाधन हमारे पास कम है तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर वही संसाधन हमारे पास ज्यादा यानी कि बहुत अधिक है तो उसकी कीमत में क्या होगी, तो कटौती होगी। अभी हाल में गर्मी का दिन आ रहा है, तो गर्मी के दिन में पानी की कमी होती है ना लगभग हर क्षेत्र में, तो उस टाइम पे पानी का जो सेल होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन अगर ठंडा में बात करें तो ठंडा में पानी उतना कोई पीता नहीं है, इसलिए ठंडा का जो जो हमारा सेल है वह घट जाता है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि मिट्टी कैसे बनता है और मिट्टी कितने प्रकार से बनता है। अगर बात करें मिट्टी के प्रकार की तो देखिए, मिट्टी का प्रकार अलग अलग आधार पे यानी कि मिट्टी के प्रकार को अलग अलग तरह से बांटा गया है। देखिए, तो उर्वरता के आधार पे मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें फसल उगाई जा सकती है
और दूसरा जिसमें फसल उगाई नहीं जा सकती है। यानी कि जिसमें फसल उगाई जा सकती है उसको उर्वर यानी कि उर्वरता वाली मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। लेकिन जिस भी फसल में यानी कि जिस भी मिट्टी में फसल को नहीं उगाया जाएगा उसको बंजर या फिर अनुर्वर ना मिट्टी कहा जाता है। और इसमें ना फसल नहीं उगाया जा सकता है। आप इसमें लाख प्रयत्न कर लीजिए, इसमें फसल होगा ही नहीं। और जो उर्वर है ना उसमें फसल होता है। जैसे सहारा मरुस्थल, उसमें कभी फसल होगा? बिना पानी के हो ही नहीं सकता है। और भारत में एक छोटा सा जगह है, कौन सा? तो राजस्थान। उसमें यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है? बंजर है। लेकिन कुछ मिट्टी यानी कि राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की सुविधा होने की वजह से वहाँ पे फसल अच्छे से हो पाती है। अगर बात करें मिट्टी की संरचना के आधार पे या फिर गठन के यानी कि गठन के आधार पे, तो गठन या फिर संरचना के आधार पे मिट्टी के 4 प्रकार हैं। ये ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, जो कि पूरे विश्व में मिट्टी के प्रकार ना ध्यान दीजिएगा। यानी कि गठन या फिर संरचना के आधार पे मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? बलुई, चिकनी, दोमट और बादामी। बलुई चिकनी, दोमट और बादामी। ये बलुई ना खास करके रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे रेतीला मिट्टी होता है, वहां पे ये बलुई मिट्टी और पाया जाता है। और वह देखिएगा ना हल्का सा तो बादामी कलर का होता है, लेकिन वह अलग मिट्टी हो गया ना, वह मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। ये मिट्टी वाला नहीं है, ये केवल संरचना या फिर गठन के आधार पर ये वाला मिट्टी है। ठीक, अब देखिए रंगों के आधार पर मिट्टी के प्रकार की अगर बात करें तो रंगों के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने हैं? लाल, काला और भूरा। लाल, काला और भूरा। और लाल मिट्टी में एक और मिट्टी आता है लाल एवं पीली मिट्टी, जो कि पानी पड़ने से पहले वह लाल होता है, लेकिन पानी पड़ने के बाद वह पीला हो जाता है ना। अब देखिए भारत में जो हमारा मिट्टी पाया जाता है, यानी कि 100% में कितना? 100% में 43% यानी 43% हमारा मैदानी भाग यानी कि है, जो कि समतल यानी कि जिसपे हमारा उद्योग, घर, खेत खलिहान सब है, यानी कि 43% पर ही उतना सब हमारा है ना। लेकिन 30% हमारा क्या है? तो पर्वत है, यानी कि पूरा पहाड़ पठार ना, पूरा हिमालय, तो नंगा पर्वत, तो फलान ढेकान सब जितना भी है वो सब कितना पे है? तो 30% पर ही है। लेकिन अगर पठार की बात करें तो पठार हमारा कितने पे है? तो 27% पे है। कितना पे है? तो 27% पे है। अगर भारत में मिट्टी की बात करें तो भारत में मिट्टी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो काली, जलोढ़, लेटेराइट, लाल एवं पीली, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। तो अभी इन बारी बारी से भारत में मिट्टियों के प्रकार को जाने हम। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं किस मिट्टी के बारे में? तो काली मिट्टी के बारे में। देखिए काली मिट्टी को ना काली कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका नाम काली कपासी मिट्टी इसलिए पड़ा क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। और काली मिट्टी पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो गर्मी के दिनों में ना इसमें दरार पड़ जाती है, और दरार मतलब कि पूरा फट जाता है ये मिट्टी। आपने तालों में देखा होगा, फिर किसी पोखरे में देखा होगा कि इसमें दरार पड़ जाता है। और दरार पड़ने के कारण इसमें जब नमी जब आती है तो पहले दरार पूरा पानी पहले सोखता है, और दरार पहले सटता है, तब उसके बाद में उसके ऊपर पानी आता है। यानी कि इसमें पानी भरने पर पहले क्या लेगा? ये पहले अपने अंदर लेगा, तब उसके बाद में ऊपर लेगा ये पानी। देखिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है ना। यह क्वेश्चन पूछता भी है कि किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, या फिर कौन सा मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक, इसका नाम क्या है? फिर से रेगुर मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी ना। देखिए काली मिट्टी में ना अत्यधिक नमी, यानी कि यह नमी बहुत सोखता है। हमने आपको बताया ना कि काली मिट्टी पहले नमी बहुत सोख, यानी कि यह नमी मतलब कि यह पानी बहुत सोखेगा, उसके बाद यह अपने ऊपर पानी को लेगा ना, पहले वो अपने ऊपर पानी को लेगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए काली मिट्टी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, यानी कि इन 4-5 तत्वों को इसमें पूरा परिपूर्ण, यानी कि काली मिट्टी में 4-5 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये काली मिट्टी में पाए जाते हैं। जबकि काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है, यानी कि काली मिट्टी में फास्फोरस पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी में का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि काली मिट्टी में ना एल्यूमिनियम और लौह यौगिकों का पूरा क्या होता है? तो इसमें
अंश रहता है, इसलिए काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी की जो नया हो, यानी कि हर साल नदियों द्वारा बहा कर लाए जाने वाली मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, और यह जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जबकि दूसरा भाग कौन सा हमारा है? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी ना जो कि अपने स्थान से हिल डुल नहीं कर सकता, यानी कि उसको वह यानी कि अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी कि वह ना कहीं से आएगा और ना कहीं पे जाएगा, यानी कि वो स्थिर रहता है। कौन सा मिट्टी? तो बांगर मिट्टी, जो कि पुराना होता है ना। यह यानी कि खादर और बांगर मिट्टी जो प्रकार है जलोढ़ मिट्टी के, यह आयु के आधार पर किए गए हैं ना। किसके आधार पे? तो जलोढ़ मिट्टी के आयु के आधार पे दो प्रकार खादर और बांगर मिट्टी हो गए। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी भूरे रंग का होता है और इसका सा रंग हल्का सा ललिमा, यानी कि ललिमा के रंग का होता है थोड़ा सा, और भूरे रंग का भी होता है ना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना का मिश्रण, यानी कि इसमें परिपूर्ण रूप से पोटास, फास्फोरस और चूना रहता है। जबकि काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा नहीं होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। नहीं, नाइट्रोजन की में जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहती है, जबकि काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस होता है, जबकि काली मिट्टी में फास्फोरस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है हमारा, वह बालू, सिल्ट और मृत्तिका से बना हुआ है। अगर बात करें अगले मिट्टी की, तो अगला हमारा मिट्टी हो जाएगा कौन सा? तो लाल एवं पीली मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी ना, लाल मिट्टी क्या होता है कि पानी पड़ने से पहले तो लाल होता है, लेकिन पानी पड़ने के बाद, यानी कि उस पर जल पड़ने के बाद क्या होता है? तो वह पीले रंग का हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। यानी कि पानी पड़ने से पहले लाल और पानी पड़ने के बाद पीला हो जाता है, यानी कि पीले रंग का हो जाता है। इसमें ना लौहांश की मात्रा अधिक होती है, और यह उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए इसका यानी कि लौहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें अगले मिट्टी यानी कि लेटेराइट मृदा की, तो लेटेराइट मृदा यानी कि लेटर जो शब्द है, यह इस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ईंट होता है। अब ईंट का मतलब कि पूरा कठोर, यानी कि कड़ा। ईंट कैसा होता है? ईंटा कैसा होता है? कड़ा, यानी कठोर होता है ना पूरा। उसी प्रकार से हमारा लेटराइट मृदा भी होता है ना। लेटराइट मृदा में क्या होता है कि इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस का मतलब कि इसमें जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे या फिर जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, इसमें ना बहुत ही कम पाए जाते हैं ह्यूमस यानी कि लेटराइट मृदा में। ठीक है, और इसका तापमान सबसे अधिक होता है। किसका? तो लेटराइट मृदा का। इसका तापमान सबसे अधिक होने के कारण लेटराइट मृदा में सबसे कम बैक्टीरिया, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया तुरंत सफा कर जाती है पूरा, तो बैक्टीरिया इसकी नष्ट हो जाती है। ठीक, अब लेटराइट मृदा में एल्यूमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो लाल होता है। लेटराइट मृदा लाल एवं पीली मिट्टी में क्या होता था? तो लौहांश के कारण इसका रंग लाल होता था। लेकिन लेटेराइट मृदा में क्या होता है कि एल्यूमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है ना। और लेटराइट मृदा जो होता है हमारा पूरा, यानी कि पूरा लेटराइट मिट्टी हमारी जो होती है, वह काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है ना। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक किस फसल को उगाया जाता है? तो चावल को, यानी कि धान कह सकते हैं। धान को सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, और उत्तरी बिहार में, यानी कि ये हमारा हो गया पूरा, ऐसे बिहार पूरा हमारा हो गया ना, ऐसे पूरा, यानी कि उत्तरी बिहार में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी को दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा। और यह विश्व प्रसिद्ध गेहूं, यानी गेहूं नहीं, मक्का, यानी कि दियारा जो हमारी मिट्टी है वह मक्का की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध मिट्टी है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी मक्का की खेती के लिए किस जगह की? तो उत्तरी बिहार की। अब काली मिट्टी में क्या होता है कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, और लाल एवं पीली मिट्टी कोई खास मिट्टी नहीं है, यह यानी कि बहुत ही कम क्षेत्रों में पाया जाता है। इसीलिए अगर बात करें लेटेराइट की, तो लेटेराइट मृदा में क्या होता है? तो काजू की खेती सबसे अधिक होती है, और लाल एवं पीली मिट्टी में तंबाकू, मूंगफली जैसे फसलों की खेती सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी की। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी ना,
यह बहुत ही कम जगहों पे यानी कह सकते हो केवल राजस्थान के आसपास ही इस मिट्टी को पाया जाता है। और इस मिट्टी में फसल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था करने पर मरुस्थलीय मिट्टी में अलग अलग फसलों को उगाया जा सकता है, जैसे चावल, आलू, बजरा, मक्का, यानी कि ऐसे ऐसे फसलों को इसमें उगाया जा सकता है ना। मरुस्थलीय मिट्टी में खनिज का अभाव होता है। और अगर बात करें पर्वतीय मिट्टी की, तो पर्वतीय जो हमारा मृदा है यह खास करके नदी घाटियों में पाया जाए कि नदी जो बहती है उसके आसपास यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, जो कि पहाड़ी एरिया की तरफ पाया जाता है। यह ऐसे मतलब कि सिटी में यह मिट्टी बहुत ही कम पाया जाएगा, या फिर सिटी में पाया जाएगा कब? जबकि वहाँ पे पहले पहाड़ रह चुका है, तब पर्वतीय मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन बार बार खेती करने की वजह से वह मिट्टी में बदलाव होता है और वह दूसरी मिट्टी का रंग धारण कर लेता है। अब देखिए, पर्वतीय मिट्टी नदी घाटियों में और पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है ना। पर्वतीय मिट्टी में अम्लीय और ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि पर्वतीय जो हमारा मिट्टी है यह अम्लीय होता है और ह्यूमस की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। किसमें? तो पर्वतीय मिट्टी में। और पर्वतीय मिट्टी या हो चाहे मरुस्थलीय मिट्टी हो या फिर लाल एवं पीली मिट्टी हो, लेटेराइट मृदा हो ना, जलोढ़ मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो, इन सब में आलू की फसल को अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है ना। यानी कि इन सब में आलू को अच्छे से उगाया जा सकता है। अगर बात करें भारत में कि भारत में यह मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो आइए हम जानते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे मिट्टियाँ यह पाया जाता है। देखिए, पर्वतीय मिट्टी यानी कि इस भारत के नक्शे में जहाँ पे इस तरह का कॉलम यानी कि जहाँ पे इस तरह का निशान जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरा श्रीनगर, यानी कि ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा? हमारा हो गया तो पर्वतीय मृदा का हो गया। और जहाँ पे यानी कि जिस भी क्षेत्र में ऐसे का निशान यानी कि माइनस का निशान है उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। देखिए, यानी कि ये पूरा ना हमारा कौन सा क्षेत्र है? पूरा तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक इसमें पूरा आता है ना। इसमें पूरा ऐसे असम तक थोड़ा सा इसमें भाग आएगा और इसमें पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा भाग आता है। ठीक। और जहाँ पे एल यानी कि एल की तरह जहाँ पे निशान यानी कि ऐसे ऐसे किया गया है वहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी देखिए यहाँ पे ऐसे, जो कि तंबाकू और फसलों, मूंगफली और चावलों की फसलों के सबसे अधिक मायने रखता है। यानी कि इस क्षेत्र में पूरा, यानी कि पूरा हो गया हमारा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा हमारा हो गया कौन सा मिट्टी? तो लाल एवं पीली मिट्टी हमारी हो गई। और यहाँ पे राज्य आप लोग मिलाते रहिएगा, यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक। और जहाँ पे यानी कि अब इधर आइए ना, यानी कि जहाँ पे ऐसे गुणे का चिन्ह है वहाँ पे उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, गुणे का क्षेत्र यहाँ पे यानी कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। और इस क्षेत्र में भी देखिए हल्का सा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पे पूरा रंगा हुआ है यानी कि ब्लैक से, वहाँ पे यानी कि उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे हो गया मतलब एकदम हल्का सा, और हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा ये वाला और हल्का सा यहाँ पे आएगा, इसको रंगे नहीं हम यहाँ पे। ठीक। और ये सब तो हमारा हो गया कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक। अब देखिए, जहाँ पे गोल गोल यानी कि इतना छोटा छोटा गोल है वहाँ पे कौन सा मिट्टी? तो मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। यानी कि ये पूरा हमारा हो गया कौन सा? तो मिट्टी, कौन सी मिट्टी कौन से भारत के किस किस राज्यों में पाया जाता है। अब सिक्किम की बात ले तो सिक्किम में भी यानी कि ये वाला मिट्टी और हल्का सा ये और पर्वतीय मिट्टी यानी कि ये वाला पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें मृदा अपरदन की, तो मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी ना या फिर किसी कारणवश या फिर किसी यानी कि धूल यानी कि वर्षा से या फिर पत्थरों के टूटने से या फिर मनुष्यों द्वारा या फिर किसी कारणवश जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब मिट्टियों का कटाव होगा तो वह एक दूसरे से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ही। इसलिए मृदा अपरदन की अगर परिभाषा आप लोगों को लिखनी है तो जब भी मिट्टी एक जगह से दूसरे स्थान पर या फिर उड़कर या फिर बहकर या फिर कट कर या फिर किसी भी कारण से अपना स्थान में बदलाव करता है तो उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।